तो लीनियर प्रोग्रामिंग में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक 5 नंबर का। एक नंबर और एक 5 नंबर, ठीक। इसी तरीके से कुछ ये आता है। कितने नंबर टोटल हो गए? 6 नंबर का चैप्टर हो गया ये तो। और शॉर्टकट में इसे कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। और सिलेबस में से काफ़ी कुछ इसमें से डिलीट हो गया। जो मुश्किल पार्ट था वो सब डिलीटेड है इसके, ठीक है ना। मुश्किल पार्ट क्या था? पहले जो क्वेश्चन आया करता था उसके अंदर आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाती थी, उससे आप इक्वेशन बनाते थे। इक्वेशन देख के पता चल रहा है लीनियर टर्म यूज हो रही है, यानी यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज बनती थी, लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है ना। 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी, याद है? वही लीनियर इनइक्वालिटी है। पहले क्या 11th में से भी डिलीट कर दिया गया। 11th में क्या था? लीनियर इनइक्वालिटी थी, फिर उसका ग्राफ था, ठीक है। तो ग्राफ को वहाँ से हटा दिया गया, सिर्फ वहाँ हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ ली। अब क्या किया कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसमें उसी का ग्राफ दे दिया, ठीक है ना। बट हम पहले थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन समझते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों ये यूज़ किया गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एल्जेब्रिक क्वेश्चन सीधे करना हमने एल्जेब्रिक है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई अपनी एक शॉप खोलना चाहता है जिसके अंदर वो टेबल और चेयर में डील करना चाहता है, चेयर और टेबल में, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा देखोगे, चेयर और टेबल एक दुकान खोलना चाहता है जिसमें वो सिर्फ चेयर और टेबल बेचना चाहता है। क्लियर है? समझ गए? तो चेयर और टेबल का जो टोटल उसके पास बजट है, रफली इसको समझना है, कोई इतना ज़्यादा इसको नोट नहीं करना। मान लो उसके पास जो टोटल बजट है वो 50,000 रुपये का बजट है कि भाई 50,000 रुपये मेरे पास हैं, मुझे एक दुकान की शुरुआत करनी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि भाई अगर वो एक चेयर खरीदता है, उस चेयर की कॉस्ट उसको पड़ती है 200 रुपी। एक चेयर की कॉस्ट कितनी पड़ती है? 200 रुपये। और एक टेबल की जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 500 रुपये। एक टेबल 500 की आती है और एक चेयर 500, एक टेबल 500 की आती है और एक चेयर 200 रुपये की आती है, ठीक है ना। ये तो हो गया जी, खरीदने में जा रहा हूँ। उसके बाद स्पेस की बात करें तो एक चेयर मान लो 2 मीटर स्क्वायर का स्पेस लेती है और एक टेबल 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस लेती है, और टोटल उसके पास 100 मीटर स्क्वायर है। टोटल कितना उसके पास? 100 मीटर स्क्वायर का स्पेस है। इससे ज़्यादा बड़ी दुकान उसके पास नहीं है। समझ गए? क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि जो चेयर की डिमांड है, जो चेयर की डिमांड है वो कम से कम डबल है टेबल की डिमांड की। जो चेयर की डिमांड है वो कम से कम डबल है, कम से कम टर्म यूज कर रहा हूं, एटलीस्ट डबल, ठीक है ना। मतलब अगर एक आदमी एक चेयर खरीदता है, सॉरी एक टेबल खरीदता है, तो वो 2 चेयर तो खरीदेगा खरीदेगा, ठीक है ना। ऐसा है, ज़्यादा भी खरीद सकता है। तो डिमांड डिमांड क्या हो गई भाई? जो टेबल की डिमांड है उससे डबल डिमांड किसकी है? चेयर की डिमांड की है। समझ गए? करेक्ट है। एक तो ये सिचुएशन हो गई, ठीक। तो डिमांड क्या हो गई? डबल। दूसरी बात, अब आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करें तो अगर एक चेयर बेचता है तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 50 रुपए का होता है। अगर एक चेयर बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है? 50 रुपए। समझ गए? और अगर एक टेबल बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो 100 रुपए का होता है। समझ गए? तो अब क्या है कि अगर टेबल बिक जाए तो डबल प्रॉफिट, सही है। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता, मान लो टेबल ही रख ले कि भाई मैं टेबल ही रख लेता हूँ क्योंकि उसमें तो डबल प्रॉफिट मिलता है, क्या करना है चेयर बेच करके इतनी सारी। बट वो उस कंडीशन में फंस जाता है कि भाई टेबल लेने आया और क्या, चेयर की डिमांड डबल है, कह रहा भाई सब चेयर भी चाहिए, कह रहा चेयर तो नहीं है यार, टेबल ही टेबल है। तो क्या करेगा? कहेगा चलो भाई दूसरी दुकान पे चलते हैं, वहीं से चेयर भी ले लेंगे टेबल भी ले लेंगे। ऐसी सिचुएशंस है। तो बिजनेस की ऐसी सिचुएशंस जब हैंडल की जाती हैं, समझ गए,
उसी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लगती है, जो कि हमें एक अप्रॉक्सीमेशन देती है कि इस बिजनेस को शुरू करें कि ना करें, इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए, सही है। अब ये प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो कुछ इसमें चेंजेस करो, या अगर कुछ नहीं हो रहा तो बंद करो, कोई फायदा नहीं है इस काम को करने का, ये भी बात है ना। तो उस काम का कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो जो जिस काम का फायदा नहीं उसे करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ऐसी ही प्रॉब्लम है, तो मैंने एक सिंपल सा लिया है, बाकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। जब एमबीए वगैरह करते हैं तो ये 2-2 पेज की आती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, पढ़ करके इक्वेशन बनाना, सिचुएशन सॉल्व करना। बीकॉम ऑनर्स में भी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, अपने मैथ्स का सहारा लेते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि भाई ये सिचुएशन आ चुकी है, सबने सारी सिचुएशन समझ ली है। अब मैं आपको इक्वेशन बनाऊंगा, सब कुछ बेसिक इसमें समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ गए तो लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो गई, ठीक है ना। और कुछ छोटे मोटे जो आते रहेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू में कभी कंफ्यूज करने के लिए, तो वो एमसीक्यू में आपके हैंडल हो जाएंगे। और बहुत ही मिनिमम है, जब हम पीवाईक्यूज कर लेंगे उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तुम लोगों को नंबर देने के लिए चैप्टर रखा गया है, आराम से लो 5-6 नंबर, ठीक है। तो मान लो हमने एक्स चेयर परचेज की, अभी तो हमें पता नहीं कितनी चेयर लेनी, तो हमने कितनी चेयर ले ली, भाई मैं एक्स चेयर में डील करूंगा। और टेबल कितनी ले ली, वाई ले ली। टेबल कितनी ले ली, वाई ले ली, ठीक है ना। अब हमें मैक्सिमाइज किसे करना होता है, जल्दी बताओ। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो मैक्सिमम चाहिए ना, मिनिमम थोड़ी चाहिए प्रॉफिट। कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम। मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है ना। तो हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट को कहते हो आप z, इसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। अगर 50 रुपए आप एक चेयर को बेच करके कमाते हो, तो आपने जितनी परचेज की है ये सारी बेचनी है और फिर आपको प्रॉफिट बताना है। तो 50 रुपए एक चेयर पे फायदा है, हमने कितनी चेयर में डील किया है, जल्दी बताओ। कितनी चेयर में, एक्स में, तो कितना आ गया 50x। इतने रुपए हमने चेयर से कमा लिए। टेबल से कितने कमाए, 100y, ये हमने टेबल से कमा लिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब ये सब एमसीक्यूज में आ जाते हैं बेटा, पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा, तो क्या पता स्टेटमेंट आए, पढ़ो बनाओ और लिख दो फिर कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होगी। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट। उन्हें क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। ये हो गया जी सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। अब बनाओ, इस सब्जेक्ट को लेकर के इक्वेशंस बनानी है हमें। ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया 50x प्लस 100y। पहली सिचुएशन ये कहता है जी मेरे पास टोटल बजट 50,000 रुपए का है, इससे ऊपर मैं नहीं खर्च सकता, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना है, 50,000। तो अगर मैक्सिमम 50,000 है तो पहला हमारा बना जी 200 रुपए, यानी 200x की हम खरीद के ले आए चेयर। 500y हमने किस में लगा दिए, टेबल में। अब ये बजट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50,000। इक्वल टू नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम, तो यानी लेस देन इक्वल टू 50,000 रुपए। मिनिमम में मैक्सिमम लेना है आपको, पूरे पूरे के पूरे 50 नहीं लगाने। कम में अगर प्रॉफिट अचीव हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है, 2-4 हज़ार रुपए जेब में रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, कि मैक्सिमम इतना अवेलेबल है। दूसरी बात हम आए स्पेस पर, दूसरी बात किस पे आए, स्पेस पर। एक चेयर कितना स्पेस लेती है, 2x। दूसरी चेयर टेबल कितनी लेती है, 4, तो 4y, ये दोनों का स्पेस हो गया। अब ये ज्यादा से ज्यादा आप कितने स्पेस को कवर कर सकते हो इनसे, लेस देन इक्वल टू 100, इतना आप स्पेस कवर कर सकते हो। क्लियर है। तीसरी बात ये थी कि डिमांड ऑफ चेयर इज एट लीस्ट डबल द डिमांड ऑफ टेबल। डिमांड ऑफ चेयर, चेयर क्या है x, इज एट लीस्ट डबल द डिमांड ऑफ टेबल। तो यानी तीसरी इक्वेशन क्या होगी,
डिमांड ऑफ चेयर इज डबल द डिमांड ऑफ टेबल, ऐसे बोलो, एटलीस्ट छोड़ दो, तो कितना हो गया 2y। डिमांड ऑफ चेयर इज डबल द डिमांड ऑफ टेबल। अब एटलीस्ट समझो कि डिमांड ऑफ टेबल चेयर एटलीस्ट डबल द डिमांड ऑफ टेबल, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। इक्वेशन निकालना हम 11th में भी सीख चुके हैं, याद है, क्वेश्चन थे ना सॉल्व करने वाले। अब आपने इतनी कंडीशंस हो गई, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हमारा बिजनेस चल पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए। अब एक चीज इसमें लिखना नहीं भूलते कोई भी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जाकर के सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्लोज हुआ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों बोला? क्योंकि ये क्वांटिटीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स कभी नेगेटिव नंबर में नहीं होते, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक बातें समझ में आ गई। तो हमने अपने बिजनेस को फॉर्मेट कर लिया कि भाई ये होना चाहिए, अगर ये मुझे मैक्सिमम दे दे तो मेरी सारी की सारी जो कंडीशन है इस बिजनेस को लेकर के वो सब सेटिस्फाई हो जाएंगी। हमने अपने पूरे के पूरे क्राइटेरियाज रख दिए, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना चाहिए वो ले लिया, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां तक समझ में आया? अब बेटा इसका बनाया जाता है ग्राफ, ठीक है ना, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। और मैंने लगभग इस इक्वेशन को ऐसा लिया है बेटा जिसमें ग्राफ की हर सिचुएशन तुम लोग सीख जाओगे। अगर ये ग्राफ सीख गए, इससे ज्यादा सिचुएशन आती नहीं, मैंने लगभग सारे इसमें डाल दिए, ठीक है ना, मतलब इक्वेशन इससे ज्यादा नहीं इस टाइप की नहीं होती है, ठीक है ना। अब मैं ग्राफ बनाने चल रहा हूं। ग्राफ के लिए क्या करना है, ठीक है ना, ग्राफ के सॉल्यूशन यहां से शुरू हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूं एक ही पेज पे सारा हो जाए ना, अगला पेज ना चले इस क्वेश्चन। अब हम यहां पे सारी सिचुएशन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। जो 12th में है बेटा वो यहां से शुरू होता है। 12th में ये पूरी इक्वेशन दे रहा है और हमें बस मैक्सिमम z निकालना होता है या मिनिमम z निकालना होता है। मैंने एक स्टेप आगे किया, ठीक है ना। पहले पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया करते थे, इसके बाद ये स्टेप, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इक्वेशन बनाओ, फिर ग्राफ पे आओ। तो ये वाला सब स्किप कर दिया गया 12th क्लास में। 12th क्लास में यहाँ से शुरू, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका सोल्यूशन, क्योंकि तुम लोगों को पता रहे कि हम उसके आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया? ये क्वेश्चन मिल गया और ये रहा सोल्यूशन। उसमें कुछ नहीं लिखा, चेयर टेबल कुछ नहीं लिखा होता, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होती, ठीक है ना। अब क्या करना है, पहला सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट उठाओ, 200x प्लस 500y इज इक्वल टू 5000, ठीक है ना, 50,000 सॉरी। ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, लेकिन मेरी राय ये है कि आप बॉक्स बना लो, ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना, कि कोई गलती ना हो। और पता है इस क्वेश्चन को सब बहुत लाइट लेते हैं और सबसे ज्यादा गलती इसी में करके आते हैं। सबसे बड़े दुख की बात ये है, जो आसान होता है जिसमें हम नंबर ले सकते हैं उसमें ही हम अपना हीरोगिरी दिखा देते हैं कि अरे इसको तो मैं कर ही लूंगा, और यही गलत हो जाता है वहां पे। जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, पढ़े हुए कितने साल हो गए, वो तो हम कर ही लेंगे, और उसी में सबसे ज्यादा जाते हैं लोग। आसान है, जबकि वो आसान चीजें बिल्कुल सही रखनी चाहिए, ये तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखो अब बेटा x को रखोगे 0, x को क्या रखना है 0, तो y मुझे क्या मिलेगा, डबल 0 कट दिया, y कितना आ गया 100, ऐसे निकालना है। y को रखा 0, x कितना आ गया 125, चेक करते जाओ, सही है, कट गया 2, 500 250 आएगा, सॉरी 250, कितना आ गया 250, ये निकाल लिया, ठीक है ना। अभी इसमें हम एक क्राइटेरिया और पढ़ेंगे, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, समझाता हूं। नेक्स्ट आते हैं, अब अगला है हमारे पास बेटा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 100। अब इसके लिए पॉइंट्स निकाल लो, ये हो गया x y, x रखा 0, y कितना आ गया 25, y रखा 0, x कितना आ गया 50, ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन बची, तीसरी कंडीशन है हमारी x इज इक्वल टू 2y। इसके लिए पॉइंट्स देखो, ये हो गया x y, अगर x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, y 0 रखोगे तो x कितना आएगा 0 आएगा। ये लाइन कहां से पास करेगी बता सकते हो, ओरिजिन से। तो
अब ऐसे केस में क्या करो, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और निकाल लो, क्योंकि इसमें y0 रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन पॉइंट ऐसे होने चाहिए बेटा जो इससे रिलेट करते हो, ऐसा नहीं कि 1 और 2 रख दो, तो फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक रख देते हैं y को 100, x कितना आ गया 200, एक रख देता हूं 50, तो ये कितना आ गया 100। सही है ना, ये मैंने पॉइंट्स रख दिए, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। और बस इसमें बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाना है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ वाई कर लो, ठीक है ना। यहां लगाना चाहो तो एक्स डैश ले सकते हो, एक जगह एक्स डैश कर दो, एक जगह वाई डैश कर दो, कहीं कहीं नेगेटिव की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सारा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। कई बार वैल्यू नेगेटिव निकलेगी तो बना लेना है उसको कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, और नहीं है तो फिर पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया बच्चों ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन मार्क कर दिया था वैसे, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें पॉइंट्स, पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। तो पॉइंट में अगर आप देखो तो 50-50 बेहतर है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 10-10 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जब लेना इवन लेना, ऑड नहीं लेना, क्योंकि उसका मिड आप निकाल सको। समझ गए, जैसे 50 है तो आधा 25, तो वो कवर हो जाएगा। बहुत ध्यान से पॉइंट लेने होते हैं, ये नहीं कि 3, 6 ऐसे 9 ले लो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, 5, 10, 15 ऐसे नहीं, ठीक है ना। छोटे पॉइंट है तो 10, 20, 30 ले लो, जो कि पॉइंट मार्क करना ठीक हो। समझ गए, प्रॉपर इसमें ग्राफ मिलेगा आपको, और ग्राफ में पॉइंट अच्छे तरीके से प्लॉट करने होंगे, रफ नहीं चलेगा। जो 8th चैप्टर वाला था कि बाय यूजिंग रफ स्केच फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, वो नहीं चलेगा इसमें, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर ग्राफ रहेगा। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 50, 100, 150, 200, 250 और 300। ये आ गया हमारे पास 50, 100, 150, 200, 250 और इधर आ गया 300। ये देखो सही है। अब बच्चों पॉइंट प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला कह रहा है 0 और 250, x0 सॉरी x0 y100, x0 y100 कहीं यहां पर आएगा, x0 और y कितना हो गया 100। दूसरे पॉइंट की बात करें तो 250 और 0, वो ये रहा 250 और 0, ये आ गया 250 और 0। लाइन बना लेते हैं, ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। लाइन बनने के बाद लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन है हमारी 200x + 500y = 50,000। इस लाइन की इक्वेशन हो गई 200x + 500y = 50,000। यहां बेटा इनइक्वालिटी नहीं लिखनी, इक्वल वाली इक्वेशन लिखनी है। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें यह पता लगाना होता है कि जो इनइक्वालिटी होती है ना, इनइक्वालिटी का जो आंसर है वो इस लाइन पर भी होता है, मतलब इस लाइन पर आने वाला हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इस इन इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, इनइक्वालिटी को। तो इस लाइन, ये लाइन क्या करती है, प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक को कहते हैं फर्स्ट हाफ, एक को कहते हैं सेकंड हाफ, मतलब किसी को भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहां फर्स्ट कहां सेकंड। ऐसे लाइन के एक तरफ फर्स्ट हाफ, लाइन के दूसरी तरफ सेकंड हाफ, मतलब आप समझो कि एक ओरिजिन की तरफ और एक अपोजिट टू द ओरिजिन हो गया,
लाइन ने क्या किया, प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ओरिजिन की तरफ और एक अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन डिवाइड किया। अब हमें यह पता लगाना होता है कि लाइन का शेडिंग पोर्शन किधर है, ओरिजिन की तरफ है या अपोजिट साइड ओरिजिन है। समझ में आया? इसके लिए क्या करना होता है, हमें निकालनी होती है कंडीशन। इसीलिए मैंने यहां पे जगह छोड़ी थी कि हम ग्राफ के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमें क्या निकालना होता है, कंडीशन। कंडीशन में हमें वो पॉइंट चाहिए जो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो सबसे आसान ये है कि अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती है, मतलब जब हम ये पॉइंट निकाल रहे होंगे ना, हमें तभी पता चल जाएगा। यहां जैसे ही आपने x0 रखा y0 नहीं मिला, तो पक्का पता चल गया ओरिजिन से तो जाएगी नहीं। तो आपने सीधा कंडीशन यूज करनी है 0 0 0 0। क्यों? इसकी कैलकुलेशन आसान होती है, तो ये लेना ज्यादा बेहतर नहीं है ना? तो इसलिए हमेशा क्या लेना है, 0 0 लेना है। कहां रखना है 0 0 को? इनइक्वालिटी में रखना है। इनइक्वालिटी में रखो, कितना हो गया, एक मैं लिख देता हूं, बाकी फिर तुम लोग समझ जाओगे। 200 इंटू 0, 500 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 50,000। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 50,000। बच्चों अब मुझे ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। ठीक है ना? तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमने पॉइंट कौन सा यूज किया है, ओरिजिन। जो पॉइंट आप यूज करते हो, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती तो शेडिंग उसी पॉइंट की तरफ की जाती है, शेडिंग उसी पॉइंट की तरफ की जाती है। अगर ये फॉल्स हो जाती और मैंने ओरिजिन का इस्तेमाल किया है, तो मैं अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन को शेड करता। शेड नहीं करना, बस एक मार्क लगा लेना, इसी तरफ इसकी शेडिंग है। बात समझ गए? अब दूसरे पर आओ। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y 100। x को रखा 0, y क्या मिला, x को रखा 0 तो y मुझे मिला 25। x को रखा 0 तो y 25 कहीं यहां पर होगा। 0,25 बहुत छोटा ग्राफ बनेगा, गलती भी हो सकती है। क्वेश्चन ऐसे मैंने रेंडमली अपनी तरफ से बनाया था। दूसरा हो गया बेटा 50 0, ये हो गया हमारा 50 0। सही है? अब इसकी शेडिंग किधर जाने वाली है, नहीं हो सकता अच्छा बन जाए क्वेश्चन, जरूरी नहीं। ठीक है ना? ये हमारी आ गई जी दूसरी लाइन। अच्छा इसकी शेडिंग बता सकते हो किधर जाएगी, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। हाँ यही गड़बड़ हो रही है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन जा रही, बहुत छोटा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है? तो फिर क्वेश्चन ठीक नहीं बैठा ना। ग्रेटर देन, समझने के लिए कर लेते हैं, है ना? वो तो समझ ही जाओगे। ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ, नहीं तो फिर इधर समझ नहीं पाओगे बात। कोई बात नहीं, मान लो स्पेस अनलिमिटेड अवेलेबल है, स्पेस की कमी नहीं, गांव में खोल रहे। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? अब बेटा कंडीशन चेक करिए, कंडीशन देखो यहां पे। तो डायरेक्ट अब तो लिख दूं ना कंडीशन, पॉइंट तो 0 0 यूज करेंगे हम। 0 रखूं तो क्या है बेटा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो शेडिंग किधर होगी, अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। ये भी ठीक था वैसे, क्योंकि दोनों कंडीशन इसी क्वेश्चन में आ गई हम, है ना? ये पॉइंट खत्म। अब तीसरे पॉइंट पर आओ, तीसरी लाइन। x को रखा 0 तो बच्चों y क्या मिला, x को रखा 0, y मिला 0। x को रखा 100 तो y कितना मिला, 200। x को रखा 100 तो y कितना मिला, 200। और तीसरा पॉइंट, x को रखा 50, गलत ले रहा हूं, 200 और 100 है। x को हमें रखना है 200, x को रखना, एक बार x को 100 रखते हैं तो 50 मिलेगा। ये रहा हमारा, x को 100 रखा तो 50 मिला। दो पॉइंट से भी काम चल सकता है, कोई जरूरी नहीं है। x को 200 रखा तो ये कितना मिला, हमें 100 मिला। ठीक है ना? और अब लाइन बना लेते हैं, ये हमारी हो गई थर्ड लाइन।
करेक्ट है बच्चों, यहां तक समझ में आया? इसकी इक्वेशन हो गई हमारी, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसकी कंडीशन कैसे चेक करते हैं, इसी में सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसी को ध्यान से समझ लो। अगर ये बेटा ओरिजिन से पास हो रही है, मेथड क्या कहता है, कोई ऐसा पॉइंट आप नहीं ले सकते जो इस लाइन पे आता हो, ठीक है ना। तो जब भी लाइन ओरिजिन से जाएगी, ओरिजिन के दो ही केस है, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, यही दो केस होंगे। तो आपने क्या करना है कि कोई भी पॉइंट बेटा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर उठा लेना है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर ले लेना है। अब ये ओरिजिन का काम करेंगे जो हमने 0 0 लिया था, कभी नहीं आएगा। अगर लाइन ओरिजिन से जाएगी और एक्स एक्सिस में ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट लोगे तो कभी लाइन पे आएगा, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो कभी लाइन पे आएगा नहीं, कोई भी ले सकते हो। तो मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया 100 और 0, तो कंडीशन के लिए हमने पॉइंट ले लिया 100, 0। अब ये पॉइंट को आप इनइक्वालिटी में रखो, x की जगह क्या आ गया बेटा, 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0, तो 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? शेडिंग किधर होगी, टूवर्ड्स द पॉइंट, शेडिंग किधर होगी, टूवर्ड्स द पॉइंट, ये हमारी शेडिंग हो गई। अब कईयों को लग रहा होगा अगर y ले लेते तो क्या पता y की तरफ जाता, सोच के देखो, y की तरफ जो मर्जी पॉइंट तुम्हारा मन कर रहा हो ले लो, मान लो मैं ले लूँ 0 150, 0 150 डालो यहाँ पर, 0 डाल दिया हमने x की जगह, है ना, और 150 कहाँ डाल दिया, y की जगह। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, पॉसिबल है? तो यानी ये पॉइंट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है ना, तो यानी इस पॉइंट के अपोजिट में शेडिंग करनी पड़ेगी, शेडिंग देखो वहीं आएगी। बात समझ गए? तो वो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर लाइन ओरिजिन से जाए तो पॉइंट कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है ना, और बाकी सब केस में 0 0, बस इतनी बात याद रखनी है। अब बेटा आपको निकालना होता है फिजिबल रीजन। क्या निकालना होता है, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, जहां पर ये सारे के सारे कॉमन शेड मिलते हों, मतलब जब आप सबको शेड करो तो एक कॉमन रीजन बनेगा, वो होगा फिजिबल रीजन। क्या होगा वो, फिजिबल रीजन, ठीक है ना। इसको अभी क्लियर करते हैं। अब मैं इसको शेड कर रहा हूं, देखो शेडिंग में अगर हम आए तो हमारा फिजिबल रीजन आ गया, सोच के देखो कहां पे होगा, आप लोग देखो कहां पे होगा, कौन सा है, देखो इसकी शेडिंग इधर आ रही है, इसकी शेडिंग इधर जा रही है और इसकी शेडिंग इधर आ रही है, तो क्या ये होना चाहिए, यही हुआ फिजिबल रीजन, हो गया, ठीक है। और ये फिजिबल रीजन कौन सा हुआ, ये फिजिबल रीजन हुआ बाउंडेड फिजिबल रीजन, मतलब इसकी एक लिमिट है, इसके चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है, ठीक है ना। तो क्या हुआ ये, बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे बाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है ना, आ गया। और ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अच्छा अब क्या करना है, अब इसका हमें करना है सॉल्यूशन। क्या करना है हमें, इसका सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन के लिए हम मेथड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है ना। थोड़ा और छोटा कर दूं, ये तो नोट कर ही लिया होगा सबने, ठीक है ना। तो हम क्या यूज करते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है ना। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मैक्सिमम z निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम z। अब हमारा काम है कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है बेटा, जो आपने बाउंडेड फिजिबल रीजन निकाला है, जो आपने बाउंडेड फिजिबल रीजन निकाला है, उसमें देखो कितने वर्टेक्स बन रहे हैं,
उन सभी वर्टेक्स का नाम दो। उसमें कितने वर्टेक्स बन रहे हैं उन सभी वर्टेक्स का हमें नाम देना है। देखो एक वर्टेक्स ये बन रहा है, इसको नाम दे दो ए। एक वर्टेक्स ये बन रहा है, इसको नाम दे दो बी। एक वर्टेक्स ये बन रहा है सी, और एक वर्टेक्स ये बन रहा है डी। क्या यही 4 वर्टेक्स बन रहे हैं? बन गए चारों। अब चारों वर्टेक्स में, ठीक है ना, ये आ गया हमारा कॉर्नर पॉइंट। क्या नाम दोगे इसे? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट। और यहां आप लिखेंगे अपना z। z की वैल्यू कितनी है? 50x प्लस 100y। तो कॉर्नर पॉइंट में पहला कॉर्नर पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। अब देखो मैंने इक्वेशन क्यों लिखी थी, देखो ये देख रहे हो आप, ये वाली लाइन जो हमारा, पहले ए से शुरू करते हैं। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां से जा रही है, अब जैसे ग्राफ पेपर होगा, जो चीज आपको डायरेक्टली पता चल जाए तो ग्राफ में पॉइंट आप मार्क कर लोगे, नहीं पता चले तो देखो ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है। ये रफ वर्क है बच्चों। एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालो। x कितना है? 2y। आप इस इक्वेशन में ले आके रख दो। x कितना है? 2y, ठीक है ना। तो यहां अगर मैं 2y रखूं तो कितना हो गया? ये 400y हो गया ना। 400y प्लस 500y कितना हो गया? 900y, ठीक है ना। 900 नीचे गया तो 500/9 हो गया। कितना हो गया? 500/9 अपना क्या हो गया? y। 500 कैसे आया? गड़बड़ आ रही है। x हमारा है 2y, मुझे कौन सी इक्वेशन में रखना है? मुझे a निकालना है, ये है ना, तो कर लेते हैं। x 2y है ना, यहाँ रख लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास 200 इंटू 2y प्लस 500y इज इक्वल टू 50,000, है ना। तो 400y प्लस 500y 50,000, तो ये हो गया आपका 900y। सही है, वही आएगा। अप्रॉक्स 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 500 को 10 से डिवाइड करो तो 50 आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है ना, अप्रॉक्स आएगा, वही आएगा। 100 और 50 ये आ रहा है ना। तो हमारा जो पॉइंट निकालना फ्रैक्शन में ही निकालो। तो पॉइंट अगर मैं निकालूं तो x हमारा क्या आ गया बेटा? एक की वैल्यू अभी हम निकालेंगे। 500/9 तो y हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000/9 हो गया, है ना। x कितना हो गया? 1000/9, और इधर हो गया 500/9। अच्छा, अब दूसरा वर्टेक्स b बताओ क्या निकलेगा? किसका बेटा? b का मैंने a में लिख दिया। ये वाली इक्वेशन कौन सी थी? ये वाली यही तो है, 2x प्लस 4y 100। ये अलग है ना, ये वाली इक्वेशन। वो ठीक है इक्वेशन, मैंने एरो मार्क कर रखा है ना। ये वाली इक्वेशन नहीं लिखी है। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा हमारे पास? अगर मैं x की जगह यहां 2y डालूं तो 4y, और 4y कितना हो गया? 8y। 8y और 100/8 25/2, y 25/2 हो गया। तो x कितना आ गया? 50/2। x हमारा हो गया यहाँ 50/2, और वो हो गया हमारे पास कितना? 25/2। 50/2 मतलब 25 ही हो गया, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। अब आ जाओ, c पॉइंट कितना आ जाएगा? c हमारा 50 आ जाएगा। d पॉइंट कितना आ जाएगा? d पॉइंट आ जाएगा 250,0 आ जाएगा। सही है। अब ये सारी वैल्यूज आपको रखनी है फंक्शन के अंदर z में। z में अगर मैं 1000/9 रख दूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन यहां करते हैं, रफ कैलकुलेशन। हाँ बेटा, कौन सा है वो कितना? 50x है और 100y। अच्छा अच्छा, बाकी तो ठीक है ना। शेयर पे तो बहुत ही प्रॉफिट हो गया। 50x प्लस 100। चलो अब करते हैं। 1000 रखूं तो बेटा कितना आ गया? 1000 रखूं तो 50,000/9 प्लस, और 100 में रखूं तो वो भी बन गया 50,000/9, तो 1,00,000/9। सही, इतना आ गया ना। तो यहां पे क्या आ गया? 1,00,000/9, इतने रुपीज आ गया। अगर इसके थ्रू जाते हो तो प्रॉफिट इतना हो गया।
सही है, आगे बढ़े, मतलब 10,000 के करीब लगभग प्रॉफिट हो रहा है इसका, 10,000 से ज्यादा ही होगा। 50/2 और 25/2 कितना आंसर आ जाएगा? ये आ गया जी हमारा 100/2, ऐसे रख रहा हूं, फ्रैक्शन काट भी सकते हैं। 100/2 कितना रखा मैंने? 50/2। 2500/2 हो गया ये, 2500/2 हो गया, प्लस और 25 रख दूं तो कितना हो गया? ये भी 2500/2 हो गया, तो कितना हो गया? 5000/2, यानी कितना आ गया? ₹2500। चेक करते जाओ कैलकुलेशन, ठीक कर रहा हूं, 2500 ही हुआ ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। 50 और 25, 2500 ये हो गया। अगर वैसे 2 से कट कर दूं, अच्छा ठीक है, आ जाएगा। 50 रखूं तो कितना आएगा? 50 रखूं तब भी 2500 हो गया, और 250 रखूं तो 125/0। सही है, 12,500 रुपए। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां हो रहा है? डी पे 12,500 रुपए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे आया? 12,500 रुपए। ये देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया? 12,500 रुपए। मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया ₹12,500 एट एक्स कितना हुआ बेटा? 250, और वाई कितना हुआ? 0। यानी अगर वो 250 चेयर रख ले तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, टेबल उसको लेने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अपनी दुकान किससे शुरू कर सकता है? सिर्फ चेयर से शुरू कर सकता है। 50,000 रुपए में कुर्सियां खरीद के ले आया और बेचने लग गया, समझ गया? तो अब क्या करेगा? कोई भी ग्राहक आएगा, कहेगा यार चेयर उससे खरीद ले, बढ़िया दे देता है, टेबल कहीं और से जुगाड़ मारते हैं। ठीक है, समझ गए? तो वो अच्छा सा प्रॉफिट भी दे रहा है, 50 रुपए में ही प्रॉफिट भी ले रहा है वो, तो टेबल चेयर उसकी बिकेगी, डिमांड भी हाई है। ठीक है, तो ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अगर यही वाला जो फिजिबल रीजन यहां पे निकला है और ये फिजिबल रीजन ना निकलता, भाई किसी की शेडिंग किधर जा रही थी, किसी की शेडिंग किधर जा रही थी, कॉमन रीजन ना बनता, तो यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लायक नहीं, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने लायक नहीं है। समझ गए? नहीं, वो तुम लोगों का तो वैसा क्वेश्चन आएगा ना कि भाई सॉल्व आए, कॉर्नर पॉइंट आए, उसकी वैल्यूज निकलें। ठीक है, तुम लोगों को तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, करेक्ट है। लेकिन ये जानना जरूरी है, 1 मार्कर में आ रहे हैं ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर में, शेड करके देगा तो कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन, तो नन ऑफ दीज रहेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई फिजिबल रीजन नहीं है। अभी हम करेंगे जब PYQ करेंगे तो उसके अंदर हैं क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और बेटा, कई बार क्या होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो। अगर ये बी और सी, बी पॉइंट और सी पॉइंट बस इतने ही होते हैं हमारे पास, और यही ऑब्जेक्टिव होता कि भाई 2500 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्या हो रहा है? 2500 रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट है, और 2500 रुपए जो प्रॉफिट है वो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट यही है या मिनिमम कॉस्ट यही है, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव का ये आंसर है, इतना समझो कि हमारे ऑब्जेक्टिव का ये आंसर है। वेट बेटा, हमारे ऑब्जेक्टिव का क्या है? ये आंसर है। अब आपसे ये पूछता है, ये 1 मार्क में बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम हैज। तो आपको ये देखना है कि आपके 2 पॉइंट हैं, जैसे एक पॉइंट कौन सा हो गया? बी हो गया, और एक पॉइंट कौन सा हो गया? सी हो गया। ठीक है, क्या ये दोनों पॉइंट मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी? हमेशा ही बनेगी। जब 2 पॉइंट आपके कॉर्नर के होंगे और दोनों पर आपको सेम आंसर मिल रहा है और वही आपका ऑब्जेक्टिव है, और आपसे पूछ रहा है इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको लिखना है 2 सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखना है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये पक्का क्वेश्चन आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा। वो ऐसा क्वेश्चन देगा, तुम सोचोगे कि 2 ही निकल रहे हैं, लिख दोगे 2,
लेकिन इस जो BC लाइन है ना बेटा, इस पे आने वाला हर पॉइंट वो इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब ये मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। तो जब भी ऐसा है तो क्या लिखना है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया, नोट कर लिया करो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। या ऐसा लिखता है कि दिस LPP हैज टू कॉर्नर पॉइंट विच प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट, ऐसे लिख देगा, फिर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा अब आ जाओ पेज नंबर 398 पर, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई और सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट आपको दिए हुए हैं। मुझे लगता है अब ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट निकालना है, 120 मैक्सिमम आ रहा है और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बेटा सेकंड भी आपका बाउंडेड रीजन है, कर लोगे। थर्ड भी बाउंडेड रीजन है, हो जाएगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पर, जो कि एक अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उससे पहले चलो ये दोनों कर लेते हैं, कोई नहीं, मतलब सारी सिचुएशन तो पढ़ लें कम से कम। एग्जाम्पल नंबर आ जाते हैं 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4, अब इसमें मैं पॉइंट बेटा डायरेक्ट प्लॉट कर दूंगा, समझ जाओगे ना। टेबल नहीं बनाऊंगा, सीधा पॉइंट प्लॉट कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, और पेपर में तुम लोग प्रॉपर करना। z हमारे पास कितना है, -50x प्लस 20y, जिसको मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है। ऑब्जेक्टिव है मिनिमम z। मिनिमम किसे करना है, z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट। हमारे पास है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और नेक्स्ट है 2x माइनस वाई, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। और अगला हमारे पास आ रहा है ये हो गया ना 12। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट निकालने का फायदा ये होता है, अगर जैसे मैंने कहा बॉक्स बना के निकाल लोगे तो आइडिया लगता है कि हमें कितने कितने का गैप लेना है। और जैसे अभी करूंगा, ठीक है ना, तो हमें पता ही नहीं होता, हम ऐसे 1 2 3 4 ले लेते हैं, बट इसमें ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को तो पता ही है ना। तो पॉइंट ले लेते हैं, समझ गए ना। तो पॉइंट जरूर निकालने बच्चों, पॉइंट निकालना फिर उसके बाद ग्राफ बनाना, नहीं तो अटक जाओगे। तो इस क्वेश्चन को अनबाउंडेड रीजन वाले तो थोड़े से नेगेटिव पॉइंट आएंगे। ये हो गया हमारा x o x डैश y o डैश। पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट हो गए हमारे पास 1 2 3 5 6 5 6 -1। दो दो का भी गैप ले सकते हैं और कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, फटाफट लाइंस बना डाल। अगर मान लो बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 लूँ, x को रखा 0 तो y कितना आएगा, 5। x को रखा 0 तो y कितना आया, 5। x को रखा 0, y आ गया 5। क्या कंडीशन बनी, 0, 5। दूसरा बेटा
दूसरा कह रहा है y को रखा 0 तो x कितना आ गया -5/2, यानी यहाँ पे कहीं आएगा -2.5। सही है ना, देखो नेगेटिव आ रहा है ना इसके अंदर। बच्चों क्लियर हो रहा है? -5/2, 0। अब बना लो लाइन, ये हमारी पहली लाइन आ गई। और इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? इस लाइन की इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट बेटा अगला, x को रखा 0, y आ गया 3। x को रखा 0, y आ गया 3, यानी यहां कहीं पॉइंट आएगा 0,3। फिर y को रखा 0, x आ गया 1, यहां कहीं पॉइंट आ गया यानी 1,0। अब बना लेते हैं ये वाली लाइन। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई 3x + y इज इक्वल टू 3। अगला लो, x को रखा 0, y कितना आ गया बेटा -4। x को रखा 0, y आ गया -4, यानी यहाँ कहाँ कहीं -1 -2 -3 -4। तो पॉइंट हो गया हमारा 0, -4। y को रखा 0, x आ गया 6, यहाँ कहीं पॉइंट आ गया 6, 0। लाइन बना लेते हैं इसकी। इस लाइन की जनरल इक्वेशन हो गई 2x - 3y इज इक्वल टू 12। अच्छा एक चीज़ और मेरे दिमाग से निकल गया, शायद एक्सप्लेन किया कि नहीं किया याद नहीं आ रहा। एक चीज़ मैं बता दूं बेटा, देखो जो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये होता है कि जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाए। समझ गए ना? शेडिंग आप देखो, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट शेडिंग चली जाएगी। शेडिंग कौन रोकेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से x एक्सिस रोक लेगी और इधर से y एक्सिस रोक। तो फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे वो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो। ठीक है ना? समझ में आया? शायद नहीं एक्सप्लेन किया था, याद आया कुछ? ठीक है, अभी क्लियर है? चलो आगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाती। ठीक, यहां तक करेक्ट है बेटा। अब चेक करते हैं कि भाई शेडिंग किधर होगी। साथ साथ तुम लोगों को पता है मैंने एक बार में सारा प्लॉट कर दिया, अब मैं शेडिंग चेक कर लेता हूं। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो ओरिजिन से जा रही हो, है ना? तो सीधा चेक करना शुरू करते हैं और हम अपने एरो मार्क करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा 0 0 डाला, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये वाली हमारी कौन सी लाइन है? 2x - y इज इक्वल टू -5 वाली। तो इसकी शेडिंग किधर जाएगी? ओरिजिन की तरफ, मार्क कर दिया। दूसरा बेटा 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 0 डाल सकते हैं। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस स्टेटमेंट फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है, हमारी लाइन कौन सी है? ये रही हमारे पास 3x + y इज इक्वल टू 3। तो शेडिंग क्या होगी? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। थर्ड बेटा 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, 0 0 डाला, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन इज ट्रू, शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन आ गया। अब ये सारे के सारे एरो की डायरेक्शन आपको जहां मिल रही है आप उस तरफ जाओ। कहां मिल रही है आपको? जरा ध्यान से देखो, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी और वो ये वाली शेडिंग होगी। ये देखो, इनइक्वालिटी का मतलब होता है इस शेडिंग पोर्शन में आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, वो इन सबको सेटिस्फाई करेगा। ये इसका सॉल्यूशन का मतलब होता है। समझो, कोई भी पॉइंट उठा लो, वो सबको सेटिस्फाई करेगा। तो यही इसका सॉल्यूशन रीजन होता है। सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन और अनबाउंडेड और बाउंडेड। कितने तरह के हैं? बाउंडेड और अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड क्यों है? क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई इसके एरिया को रोक नहीं रहा। ठीक है ना? तो एक तरफ से पूरा खुला हुआ है, आजाद है। तो ये रीजन कौन सा बना? अनबाउंडेड रीजन बना। ठीक है ना? कौन सा बना?
अनबाउंडेड रीजन, इस रीजन को हम क्या नाम देंगे? अनबाउंडेड रीजन, ठीक है ना। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन समझ ही गए हो, हर एक रीजन को क्या बोलते हैं हम? फिजिबल रीजन। क्या लिख सकते हो इसे? फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, उसको समझो। सबसे पहला काम है कॉर्नर पॉइंट ढूंढना। तो कॉर्नर पॉइंट वही होंगे जिधर से एक तरफ लिमिट है, तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये पॉइंट हो गया बच्चों बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया हमारा डी। ये सारे पॉइंट हो गए ना, क्लियर है। अब निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट। ग्राफ देख लिया सबने? अब लेते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट, और z की वैल्यू क्या है बेटा? z है हमारा -50x प्लस 20y, -50x प्लस 20y। पहला पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 5। दूसरा है वर्टेक्स B जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 3। तीसरा क्या हो गया? वर्टेक्स C, ठीक है ना। तीसरा क्या हुआ? वर्टेक्स C, कहीं इंटरसेक्शन तो नहीं है। वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? वो हो गए हमारे पास 1, 0। वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 6, 0। अब सारी वैल्यूज रखो। 0, 5 रखूंगा तो 100, 0, 3 रखूंगा तो 60, 1, 0 रखूंगा बेटा तो कितना आया? -50, और 6, 0 रखूंगा तो -300। इसने कहा z मिनिमम होना चाहिए, तो अंश बताओ सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? -300। शाबाश। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? -300 हो गई जी सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। ये हो गई -300 हो गई सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये आंसर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा अनबाउंडेड में। बाउंडेड होता तो मैं सीधे लिख देता कि मिनिमम वैल्यू इज -300 एट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर अनबाउंडेड आया तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। अब आपको क्या करना है अनबाउंडेड रीजन के लिए, ठीक है ना। पेपर में नहीं लिखना, यहां मैं नोट लिख रहा हूं। पेपर में नोट नहीं लिखना, पेपर में तो सीधा सॉल्व करना, कहीं भूल जाओ ना, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। अनबाउंडेड भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो आपका ये z दे रखा है, जो z दे रखा है, अगर मिनिमम कहेगा तो z लेस देन मिनिमम वैल्यू एक इनइक्वालिटी तैयार करोगे। अगर मैक्सिमम कहेगा तो z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू एक इनइक्वालिटी तैयार करोगे। अगर ये मैक्सिमम z होता तो मैं लिखता z ग्रेटर देन 100, एक नई इक्वेशन बनाता या इन इक्वेशन बनाता। मिनिमम कह रहा है तो मिनिमम से z और मिनिमम लो, ठीक है ना। आपने क्या करना है बेटा? आपने लेना है z इज लेस देन -300, ले लिया। अब आप इस z की इक्वेशन बनाओ। z क्या है हमारे पास? -50x प्लस 20y लेस देन -300। बना ली नई इनइक्वालिटी। अब आपको इस इनइक्वालिटी की लाइन यहां प्लॉट करनी है, सही है। लेते हैं पॉइंट्स, इनइक्वालिटी की लाइन प्लॉट करने चल रहा हूं। पॉइंट लो, x को रखो 0, y कितना आएगा? कितना आएगा? -15। x को रखा 0 तो y कितना आ गया? -15। तो -15 कहीं सपोज यहां पर होगा, मान लेते हैं। कितना आ गया? 0 -15। अब y को रखो 0, x कितना आएगा? 6। x यहां आ गया 6, ये हमारा x आ गया। अब आपने क्या करना है, एक डॉटेड लाइन बनानी। क्या बनानी है? डॉटेड लाइन। डॉटेड क्यों बनाते हैं? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता है तो हमेशा डार्क लाइन बनती, ये वाली, इसलिए सारी डार्क बनाई है आपने। और जब ओनली लेस देन, ओनली ग्रेटर देन होता है तो डॉटेड लाइन बनती। डॉटेड ये रिप्रेजेंट करती है बेटा कि लाइन में, लाइन के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कर सकता है? जल्दी बताओ।
ये जो इक्वल टू लिखा हुआ है इसका मतलब देखो, जैसे मैं ये पॉइंट लूं 1 0, इसी लाइन का है ना, 1 0 इसमें डालो, कौन सी लाइन थी ये, 3x प्लस वाई, ये डालो 1 0, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जल्दी बताओ, है ना, सेटिस्फाई हो रहा है ना इक्वल टू वाली। अब मान लो ये इक्वल टू साइन हटा दो, अब आप ये 1 3 डालो, नहीं होगा ना, तो इसलिए वो डॉटेड बनाई जाती है कि डॉटेड पे कोई पॉइंट आपको नहीं लेना, यानी या तो उसके फर्स्ट हाफ या तो उसके सेकंड हाफ, उसकी शेडिंग बताएगी। तो हमने क्या किया, ये अपनी डॉटेड लाइन तैयार की, ध्यान देना, ये हमने अपनी डॉटेड लाइन तैयार की, पेपर में ये सब करना ऐसे, ये हमारी डॉटेड लाइन बनके तैयार हो गई, समझ गए, क्लियर हुआ। ठीक, डॉटेड लाइन हो गई हमारी तैयार। अब जब डॉटेड लाइन तैयार हो गई बच्चों, अब इस डॉटेड लाइन का शेडिंग पोर्शन, वही मेथड, कौन सा मेथड, 0 0, ये भी तो ओरिजिन से नहीं जा रही है, 0 0 इसमें डालो, 0 इज लेस देन -300, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ, 0 इज लेस देन -300, फॉल्स होगा, 0 तो बड़ा होता है -300 से, तो यानी इसकी शेडिंग इधर नहीं होगी, इधर होगी, ये देखो ये आ गए। अगर बच्चों फिजिबल रीजन में और इस लाइन के शेडिंग पोर्शन में, विजिबल रीजन में और इस लाइन के शेडिंग पोर्शन में कुछ भी कॉमन आता है, तो दिस -300 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसके और इसके रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं आता, मान लो लाइन यहां से निकल जाती ऐसे डॉटेड वाली और शेडिंग इधर हो जाती, अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है फिजिबल रीजन में, तो इस केस में वो इसका सॉल्यूशन होता, -300 इज द मिनिमम वैल्यू। ये क्या, कौन सा स्टेप है ये वेरिफिकेशन स्टेप है, कि आपको अनबाउंडेड में वेरीफाई करना होता है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है ना। अब रीजनिंग करोगे, बिकॉज देयर इज कॉमन रीजन, because there is common reason between visible reason and -50x plus 20y less than -300, ठीक है ना, therefore -300 is not a minimum value, minimum value of, क्या सही है, ठीक है ना। अब समझ में आया, ये पूरी की पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो गई डन, ठीक है ना। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये तो कुछ लिखा ही नहीं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 5 है, कह रहा है मिनिमम z 3x प्लस 2y, इक्वेशंस दे दी बेटा, देखो x प्लस वाई का ग्राफ दिख गया आपको, 0 0 पुट करो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, फॉल्स, तो शेडिंग क्या होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन या अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। दूसरा 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, इक्वेशन देख ली, 0 0 डाला ट्रू, तो ये इधर आ गई, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, क्या कोई कॉमन रीजन बन रहा है, तो देयर इज नो फिजिबल रीजन, हेंस दिस प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, नो फिजिबल रीजन, देयरफॉर दिस प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम खत्म और आज सिलेबस हमारा डन, समझ गए, ठीक है ना। हाँ बेटा, वो लेट करना है बेटा, ये इसका मेथड है, अगर मिनिमम है तो z को लेस देन लेना है, और अगर मैक्सिमम बोलेगा तो z को ग्रेटर देन लेना, z ग्रेटर देन 100 ले लोगे, z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, और अगर मिनिमम है तो z इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, इतना याद रखना है बस, ठीक है ना। ये मतलब ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आता है, तो इसकी इतनी वेरिफिकेशन कुछ नहीं है, आपको क्या करना, बहुत सारी चीजें इसमें याद रखनी पड़ती है, हाँ ये है तो यही मेथड है इसका, ठीक है, समझ गए। चलो जी।